तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक कंपनी धीरे धीरे एक पूरे देश पर हावी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका सफर मसालों और रेशम के व्यापार से शुरू हुआ और भारत पर हुकूमत तक जा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, वो दुनिया के सबसे अमीर हिस्सों में से एक पर आखिर कब्जा कर कैसे पाई? ये सिर्फ तलवार और बंदूकों की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये साजिश और स्ट्रैटेजी की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी के भारत में। ये वो दौर था जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर रहा था और उसके बिखरने से एक जबरदस्त पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया था। तो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1707 में। इसी साल ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो जाती है। उनके जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा वो उतना मजबूत साबित नहीं हुआ और इसका नतीजा बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे अमीर सूबों के गवर्नरों ने दिल्ली से मुंह मोड़कर अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। जरा सोचकर देखिए, एक मजबूत सेंट्रल पावर के बिना पूरा भारत छोटे छोटे आपस में ही लड़ने वाले राज्यों का एक कह सकते हैं कि एक चेसबोर्ड बन गया था। और पॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, जहां भी पावर वैक्यूम होता है कोई ना कोई नई ताकत उसे भरने के लिए आ ही जाती है। और ठीक इसी उथल पुथल के माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई साम्राज्य बनाने के इरादे से नहीं आई थी। नहीं, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। वो तो बस उन भारतीय चीजों के पीछे थे जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। ये बात है साल 1600 की। इसी साल कंपनी को महारानी एलिजाबेथ वन से एक शाही फरमान या कह लीजिए एक रॉयल चार्टर मिला। और ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। इस चार्टर ने कंपनी को एक ऐसी जबरदस्त पावर दी, पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार। मतलब कोई और इंग्लिश कंपनी भारत आकर उनके मुनाफे में सेंध नहीं लगा सकती थी। एक तरह से यह उनके लिए सोने का लाइसेंस था। लेकिन इस चार्टर में एक पेंच था। वो उन्हें दूसरी यूरोपीय ताकतों से नहीं बचा सकता था, जो यहां पहले से ही अपना डेरा जमाए हुए थी। सोचिए, मैदान में वो अकेले खिलाड़ी नहीं थे। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच सब के सब यहां थे। और मजे की बात यह कि सबको एक ही चीज चाहिए थी। इस होड़ ने, इस रेस ने क्या किया? चीजों के दाम आसमान पे पहुंचा दिए। और जब दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा घटता है, सिंपल। और यहीं से बिजनेस का लॉजिक एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेता है। सोचिए, अगर मुनाफा बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से ही हटा दो। बस इसी एक सीधी और बेरहम सोच ने व्यापार को जंग में बदल दिया। तो अब कंपनियां सिर्फ सामान नहीं खरीद बेच रही थी, नहीं, वे एक दूसरे के जहाजों पर हमले कर रही थीं, रास्ते ब्लॉक कर रही थीं और अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को मजबूत किलों में बदल रही थीं। ट्रेड अब पूरी तरह से बंदूक और तोप के साए में हो रहा था। और देखिए, जब आप किसी और की जमीन पर किले बनाना शुरू करते हैं तो टकराव तो होना ही है। यही हुआ। यह किलेबंदी की स्ट्रैटेजी उन्हें सीधे सीधे उस वक्त के ताकतवर भारतीय शासकों के सामने ले आई, खासकर बंगाल जैसे अमीर सूबे में। तो ये टकराव शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में था एक फरमान। मुगल बादशाह ने कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने का एक खास अधिकार दिया था। लेकिन कंपनी के अफसर बड़े चालाक थे। वो इस फरमान का इस्तेमाल अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस को चमकाने के लिए करने लगे। अब इससे क्या हुआ? बंगाल के नवाब के खजाने को जबरदस्त नुकसान होने लगा। औरंगजेब के बाद सिराज-उद-दौला जैसे मजबूत नवाबों ने इस पर लगाम कसने की कोशिश की। लेकिन दोनों तरफ की मांगें देखिए, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थीं। नवाब कह रहे थे किलेबंदी बंद करो, टैक्स दो। कंपनी कह रही थी नहीं, हमें तो और छूट चाहिए। बात अब आर या पार की हो चुकी थी। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो नवाब सिराजुद्दौला ने एक बड़ा कदम उठाया। वो अपनी पूरी सेना लेकर निकले और कलकत्ता में कंपनी के किले पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब कंपनी चुप बैठने वाली तो थी नहीं। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में अपनी फौज भेजी और साल था 1757 जब ये दोनों ताकतें आमने सामने थीं। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ फौज की ताकत से तय नहीं होने वाला था। असल में रॉबर्ट क्लाइव ने मैदान में गोली चलने से बहुत पहले ही ये लड़ाई जीत ली थी। उनका सबसे बड़ा हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं थी, बल्कि एक वादा था। कैसे?
धोखे से। क्लाइव का असली हथियार था एक सीक्रेट डील। उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को एक लालच दिया। वादा यह था कि अगर सिराजुद्दौला हार गया तो बंगाल की गद्दी मीर जाफर की होगी, और बस इसी एक धोखे ने पूरी लड़ाई का नतीजा पलट दिया। सिराजुद्दौला की हार हुई, उन्हें मार दिया गया, और इसी के साथ कंपनी ने भारत में अपनी पहली और सबसे बड़ी मिलिट्री जीत हासिल कर ली थी। अब पावर उनके हाथों में थी। तो वादे के मुताबिक कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन वो बस नाम के नवाब थे। असल में वो एक कठपुतली शासक थे। मतलब एक ऐसा लीडर जो दिखता तो है कि वो चार्ज में है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। कंपनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका असली मकसद अभी भी शासन करना नहीं, बल्कि व्यापार करना था। कंपनी का गोल बहुत सिंपल था, अपनी इस नई पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। ये उनके लिए एक परफेक्ट सिचुएशन थी। बंगाल की दौलत भी उनकी और राज करने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं। तो कंपनी के हाथ में अब सत्ता की डोर आ चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि एक कठपुतली का खेल खेलने वाला कब तक पर्दे के पीछे छिपा रह सकता है? एक व्यापारी कब तक एक शासक की तरह काम कर सकता है? ये वो सवाल था जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला था।